चलिए बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मनी सप्लाई टॉपिक स्टार्ट करा था, राइट। और आज हमारा जो टारगेट है वो है इस टॉपिक को खत्म करना। एक बार जल्दी से हम पहले प्रीवियस क्लास को रिवाइज करेंगे, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था, और उसके बाद हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, छोटा सा चैप्टर बचा है, फटाफट करते हैं। बेटा सबसे पहले अगर आपको याद हो, प्रीवियस क्लास में हमने मनी डिमांड फॉर मनी पूरी करी थी, उसकी थ्योरीज वगैरह रैप अप करी थी। देन हम आए थे मनी सप्लाई पे। किस पे आए थे? मनी सप्लाई। अब बेटा मनी सप्लाई की जब मैंने आपसे बात करी थी, मैंने आपको बताया था कि मनी सप्लाई के बारे में कुछ बातें, विच इज व्हाट मनी सप्लाई इज टोटल स्टॉक ऑफ मनी held by the public at a particular point of total stock of money held by the public at a particular point of मनी सप्लाई। कैसा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक। लेकिन चेंज इन मनी सप्लाई था, जब भी मैं मनी सप्लाई में टोटल स्टॉक ऑफ मनी लूंगा तो वो टोटल स्टॉक ऑफ मनी एक्सक्लूसिवली किसको बिलोंग करेगा बेटा? पब्लिक को। और लास्ट चौथी बात जो है, जो टोटल मनी एग्जिस्ट करता है इन द इकोनॉमी वो हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टोटल मनी सप्लाई। ठीक है, टोटल स्टॉक ऑफ मनी हमेशा ज्यादा होगा, मनी सप्लाई हमेशा कम होगी। उसके बाद मैंने बताया था कि पब्लिक की डेफिनेशन क्या है, पब्लिक में क्या आता है और क्या नहीं आता। तो दो लोग पब्लिक में एक्सक्लूडेड थे, मतलब उनको जो पैसा बिलोंग करेगा वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होता, और वो दो लोग हैं गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम इंक्लूडिंग सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। लेकिन कमर्शियल या सेंट्रल बैंक कोई ऐसा पैसा होल्ड करे जो पब्लिक के बिहाफ पर है, या गवर्नमेंट कोई ऐसा पैसा होल्ड करी जो पब्लिक के बिहाफ है, पब्लिक का पैसा है, बस उनके पास पोजीशन होल्ड है, तो वो बेटा वो पब्लिक का पैसा माना जाएगा, राइट। उसमें कंफ्यूज मत होना। और क्या क्या आता है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था मनी सप्लाई के मेजर दो सोर्सेज होते हैं बेटा। एक होता है पहला सोर्स जो इनिशिएट करता है सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक जो मनी सप्लाई करता है उसे बोलते हैं हाई पावर्ड मनी, फिएट मनी, लीगल टेंडर मनी, या करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक। ऑन दी अदर हैंड कमर्शियल बैंक भी एक मनी सप्लायर है, और लेकिन ये जो है डायरेक्टली मनी सप्लाई नहीं करता बट इनडायरेक्टली करता है, और इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्रेडिट मनी, लोन मनी, और मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक। ये आपने क्रेडिट क्रिएशन 12th क्लास में पढ़ा था, लोन का डिपॉजिट, डिपॉजिट का लोन, वो चलता रहता है ऐसे करके, राइट। उसके बाद मैंने आपको बताया था विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर स्क्रीन क्लियर नहीं है मैम, स्क्रीन एकदम क्लियर होनी चाहिए। बाकी बच्चों को भी ये प्रॉब्लम है क्या? मेरे एंड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। मैम आप अपना एक बार इंटरनेट देख लो प्लीज। हाँ जी, मनी सप्लाई के मेजरमेंट की बात करी थी बेटा। आपको याद है हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कितने टाइप पे मेजर होता है? चार, M1, M2, M3, M4। M1, M2, M3 एंड सबसे पहले M1 की बात करूंगा। M1 में तीन कॉम्पोनेंट, क्या? करेंसी विद पब्लिक, नेट डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। उसके बाद M1 निकला। M1 में जब आप ऐड करते हो सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस तो इट बिकम्स M2। M1 में जब आप ऐड करते हो नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक इट बिकम्स M3। एंड M3 में जब आप टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस लेते हो तो बन जाता है M4। याद ही रखना था बेटा, हमेशा नेट डिमांड डिपॉजिट लेने होते हैं, ग्रॉस वाले नहीं लेने होते। ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट जो थे वो, उसमें दो पार्ट होते हैं, नेट और इंटर बैंक डिपॉजिट। इंटर बैंक डिपॉजिट क्योंकि बैंक्स को बिलोंग करते हैं, तो हम अगर ग्रॉस दिया हुआ है तो उसमें इंटर बैंक हटाएंगे तो वो नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरे होते हैं टर्म डिपॉजिट, वो M3 का पार्ट होते हैं, वो इनकैश होते हैं ऑन टाइम, ये इनकैश होते थे ऑन डिमांड। ठीक है ना, ये सारे पॉइंट्स मैंने बताए थे आपको। और M1 जो होता है वो सबसे ज्यादा लिक्विड होता है, इसे नैरो मनी बोलते हैं। M4 जो होता है वो ब्रॉड मनी होता है बट ये सबसे कम लिक्विड होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये नोट लिखवा दिया था, इसके बाद सारी चीजें डन होती है। अब आज हमें बहुत सिंपल सा काम करना है, और ये पेपर में न्यूमेरिकल फॉर्म में आ सकता है, तो समझने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे करके चीजें समझ आएगी। बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं डिफिकल्ट। हेडिंग डालना, छोटे छोटे टॉपिक्स बचे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, बेटा वो फैक्टर जो मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस या अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आप बताइए, मनी सप्लाई को सीधा डायरेक्ट इफेक्ट कौन करता है? डायरेक्ट इफेक्ट जो मनी सप्लाई छेड़ सकता है, कौन? आरबीआई। तो पहला जो हमें पढ़ना है वो है बेटा, पहला डिटरमिनेंट होता है विच इज कॉल्ड सेंट्रल बैंक बिहेवियर।
बेटा ये ना डायरेक्टली मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन सिस्टम के बाहर से। ये याद रखना कशिश, ये सिस्टम के बाहर से इन्फ्लुएंस करता है, ये सिस्टम के इंटरनली नहीं आता, पब्लिक से डायरेक्टली डील नहीं करता, ये बाहर रहता है पिक्चर के और बाहर से डायरेक्टली इफेक्ट करता है। ठीक है, और ये कौन सी मनी को इफेक्ट करता है? क्रेडिट मनी या हाई पावर्ड मनी? हाई पावर्ड मनी। इसके हाथ में तो हाई पावर्ड मनी है। क्रेडिट मनी किसके हाथ में होता है? कमर्शियल बैंक। वेरी गुड। तो पहला जो डिटर्मिनेंट है दैट इज सेंट्रल बैंक का बिहेवियर। इसमें लिखेंगे बेटा बस एक लाइन, एज पर दिस अप्रोच कॉमा money supply is determined exogenously by the bank, by the RBI, sorry, exogenously। बेटा exogenously वर्ड याद रखना, MCQ आ जाएगा। exogenously का मतलब है आउटसाइड। ये सिस्टम के इंटरनली आके डायरेक्टली पब्लिक के साथ कुछ नहीं करता, ये बाहर रहता है आउटसाइड, और एक्सोजीनियसली मनी सप्लाई करता है अबाउट, जिससे मनी सप्लाई जो है बढ़ सकता है या कम हो सकता है, व्हाटएवर। अच्छा, सेकेंड डिटर्मिनेंट जो होता है बेटा वो होता है पब्लिक बिहेवियर। सेकेंड किसका बिहेवियर है? पब्लिक का। ये क्या, इसमें लिखो मनी सप्लाई इज डिटरमाइंड, वो आउटसाइड करता था, ये करता है एंडोजीनियसली बाय चेंजेस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज which affects people's desire, हाँ जी, टू हेल्ड करेंसी रिलेटिव टू डिपॉजिट। बेटा पीपल पब्लिक जो है वो इनसाइड तरीके से मनी सप्लाई कंट्रोल करते हैं। अब मान के चलिए बेटा भूमि को लगता है कि इस मंथ मुझे भैया अपने हाथ में ज्यादा पैसे रखने हैं, खर्चे का टाइम है, मुझे स्पेंडिंग करनी है, ज्यादा पैसे रखने हैं, इसे ऐसा लगता है, तो ये मनी सप्लाई क्या रखेगी? ज्यादा। और बैंक्स में पैसा क्या रखेगी? कम। इन्वेस्ट कम करके अपने पास ज्यादा रखेगी मनी सप्लाई। अगर इसको लगता है कि यार नहीं अभी तो कोई ऐसा काम नहीं है तो मैं तो सेव ही कर लूंगी, तो ये अपने पास मनी सप्लाई हेल्ड क्या रखेगी? कम, और सिस्टम में ज्यादा फ्लो कर देगी। पॉइंट ये है कि पब्लिक भी इन्फ्लुएंस करती है। अभी आपको पता लगेगा कैसे, अगला पॉइंट इसमें ना जब अगला टॉपिक आएगा तो वो इसी में थोड़ा और स्ट्रेच करके आएगा। तो इसको भी आप इतना समझो, पहला सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस करता है, दूसरा पब्लिक इन्फ्लुएंस करती है। सेंट्रल बैंक कैसे करता है? एक्सोजीनियसली आउटसाइड। पब्लिक कैसे करती है? एंडोजीनियसली। अच्छा, एक और प्लेयर कौन है? कमर्शियल बैंक, जो क्रेडिट मनी करता है। लेकिन आपकी बुक में ना कमर्शियल बैंक को ना मिक्स कर दिया है थर्ड के साथ, और थर्ड होता है बेटा जो प्रैक्टिकली चलता है, इसे इंपॉर्टेंट कर लेना, प्रैक्टिकली यही चलता है, ये होता है कंबाइंड बिहेवियर। मनी सप्लाई को कोई अकेले इन्फ्लुएंस नहीं करता। ये कैसा बिहेवियर है बेटा? अब कंबाइंड में कौन कौन आ गया? आरबीआई भी आएगा, पब्लिक भी आएगा, और कमर्शियल बैंक। इन्होंने कमर्शियल बैंक के लिए सेपरेट पॉइंट नहीं डाला। कंबाइंड बिहेवियर, और यही हमें पढ़ना है आगे। अरे तुम्हारे दोस्त कहां से आ गए इसमें? ओए दुष्यंत सर, पागल है क्या भाई? अभी रुक जा, सर को बताता हूं। अभी रुक जा सर।
कंबाइंड बिहेवियर, इसमें लिखना मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी is determined by the joint behavior of the पहला सेंट्रल बैंक कॉमा कमर्शियल बैंक एंड पब्लिक। और बेटा तीनों में से ना जो प्रैक्टिकली होता है, जो हमें पढ़ना है, वो कंबाइंड बिहेवियर ही है। मतलब ध्रुव भाई, मनी सप्लाई को अफेक्ट करने वाले तीनों फैक्टर है ना, तो हमने कंबाइंड अप्रोच लगा रखा है। सेंट्रल बैंक भी करता है, कमर्शियल बैंक भी करता है और पब्लिक भी करता है। सेंट्रल बैंक कैसे करेगा? वो तो डायरेक्ट हाई पावर्ड मनी को इन्फ्लुएंस करता है। कमर्शियल बैंक किसको करता है? क्रेडिट मनी को। और पब्लिक भी इन्फ्लुएंस करती है कि कितना पैसा कंज्यूम करना है और कितना पैसा सेव करना है, क्योंकि जितना पैसा कंज्यूम होगा फिर वही तो भाई वापस से रोटेट होगा दूसरे बंदे के पास। जितना बैंक में रिजर्व रखोगे तो कमर्शियल बैंक उतना ही तो क्रेडिट मनी क्रिएट कर पाएगा। अगर भूमि कह रही मैं बैंक में पैसा ही नहीं रखूंगी तो कमर्शियल बैंक क्रेडिट मनी क्रिएट क्या कर पाएगा? कम। बात समझ आ रही है? तो अभी हम और इन डेप्थ पढ़ने वाले, तो प्रैक्टिकली हमें यही पढ़ना है। और कंबाइंड बिहेवियर को ना बेटा एक और नाम से आपने पढ़ा होगा बचपन में, इसे ही बोलते हैं बेटा मनी मल्टीप्लायर अप्रोच। क्या आपने नाम सुना था 12th में? मनी मल्टीप्लायर। बस अगर सुना है अच्छी बात है, इसको मैं और ढंग से बता रहा हूं अभी। मनी मल्टीप्लायर इसे ही बोलते हैं। ठीक है, हेडिंग डालो बेटा मनी मल्टीप्लायर। ये 3 पॉइंट खत्म हो गए। नेक्स्ट हेडिंग डालना फ्रेश, मनी मल्टीप्लायर। थर्ड को ही मनी मल्टीप्लायर होता है, इसको इंडिविजुअली पढ़ा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। हेडिंग डालो बेटा मनी मल्टीप्लायर। वैसे मैं समझा देता हूं पहले आपको एक एग्जांपल से, होता क्या है। अभी नोट मत करना, सुन लो एक बारी। मेघा जी मान लीजिए, मेघना जी सॉरी यार, एक तो ऑफेंस हो जाता। मेघना, इसका एग्जाम्पल ही नहीं था, मूड खराब। रिया का एग्जाम्पल लेंगे, बात ही नहीं करूंगा नंदू आप। रिया बेटा मान लीजिए आपने ना 100 रुपए की करेंसी इशू करी है। ये करेंसी कौन इशू करेगा? आरबीआई। ये करेंसी इशू किसने करी है? आरबीआई। तो होता क्या है, जब आप किसी इकोनॉमी में 100 रुपीज की करेंसी को डालते हो इशू करके, तो उससे कमर्शियल बैंक एंड पब्लिक मल्टीपल टाइम्स क्रिएशन करती है। मतलब इस 100 रुपए से एग्जैक्टली 100 रुपए जनरेट नहीं होते इकोनॉमी में। जब आप पैसा डालते हो ना, इनपुट डालते हो इकोनॉमी में 100 रुपए का, तो होता क्या है, एक नंबर ऑफ टाइम्स, लेट्स अज्यूम, अभी अज्यूम कर रहा हूं, मान लो आपका मनी मल्टीप्लायर जो है वो 3 टाइम्स है, तो आपका जो टोटल क्रेडिट क्रिएट होगा ना, टोटल मनी क्रिएट होगा, वो कितना हो जाएगा? 300। कितना हो जाएगा? मतलब समझना, जब सेंट्रल बैंक हाई पावर्ड मनी इशू करता है इकोनॉमी में 100 रुपए का, तो वो 100 रुपए का इंपैक्ट नहीं डालता, वो एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम इंपैक्ट डालता है और वो क्रिएट करता है 300 रुपए। अब सर आपके दिमाग में आएगा सर ये ऐसा कैसे होता है? बेटा ऐसा ये होता है ना, मैं थोड़ा आपको रफली बता देता हूं, ये आपने 12th में पढ़ा था। मान लीजिए आपने 100 रुपए का इकोनॉमी में करेंसी यानी हाई पावर्ड मनी इशू करा, हाई पावर्ड मनी। अब आरबीआई ने नोट छापा और ये नोट आ गया रिया के पास। अब रिया जो है ना, यानी पब्लिक, वो क्या करती है, वो इसके 2 प्रपोर्शन करेगी। कुछ पैसा तो वो क्या करेगी बेटा? कंज्यूम करेगी। लेट्स अज्यूम उसने 50 रुपए कंज्यूम कर लिए, और बाकी वो अपने बैंक में क्या कर देगी, जाके सेव कर देगी यानी डिपॉजिट कर देगी। और ये कौन सा बैंक होगा? कमर्शियल बैंक। 50 रुपए आ गए। ठीक है मेघना जी, अब ये जो बैंक में पैसे डिपॉजिट हुए, कमर्शियल बैंक कहता है भाई मैं इसको अपने पास थोड़ी रखूंगा, अगर मैं इसे अपने पास रखूंगा तो रिया को इंटरेस्ट कैसे पे करूंगा, इसे तो मुझे आगे लेंड करना पड़ेगा।
जब इसे लोन में दूंगा तभी तो जनरेट होगा मेरे लिए प्रॉफिट, तभी तो मैं आगे रिया को इंटरेस्ट दे पाऊंगा। तो ये क्या करता है, ये डिपॉजिट को भी आगे क्या कर देता है, लोन में देता है। लेकिन क्या ये सारा लोन देगा? अगर मान लो रिया और रिया जैसे कुछ डिपॉजिटर अपने पैसे विड्रॉ कराने आ गए फिर, तो ये कहता है कि भाई हम ना प्रीवियस ट्रेंड को देखेंगे कि ऑन एन एवरेज 50% लोग अपना पैसा विड्रॉ करते हैं। तो अगर लेट्स मेरे पास 50 रुपए आ रहा है, तो इतना प्रोबेबिलिटी है कि लोग 25 रुपए वापस से क्या कर लेंगे, विड्रॉ। तो 25 रुपए ये अपने पास क्या रखता है, रिजर्व की फॉर्म में रखता है, ताकि रिया अगर आए तो, अब आप कहोगे सर ये 25 रुपए से ज्यादा हो गया कम हो गया, बेटा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो उसके पास एडिशनल रिजर्व होता है, आरबीआई भी होता है, वो ले दे के कर लेता है काम। अच्छा आगे इसने लोन में दे दिया 25 रुपए। अब देखो रिया के पास 100 रुपीज थे, ठीक है। अब जब बैंक 25 रुपए लोन देगा तो ये किसी पर्सन ही को तो मिलेगा। लेट्स अज्यूम ये जो है ये मिल गया ध्रुव को। अब ध्रुव के पास 25 रुपए आए, अब ये क्या करेगा इस पैसे से, इसने लोन क्यों लिया होगा, कंजम्पशन करने के लिए। तो लेट्स अज्यूम ये कंज्यूम करेगा इन 25 रुपए को, और जब ये इन 25 रुपए को कंज्यूम करेगा तो बेटा ये 25 रुपए किसी और पर्सन की इनकम बन जाएंगे। अगेन वो पर्सन इसे कहां पे, बैंक में डिपॉजिट करेगा। कितने रुपए डिपॉजिट होगा इस बार बैंक में, 25 रुपए। फिर वो बैंक क्या करेगा, इसका कुछ पार्ट क्या रखेगा, रिजर्व, कुछ पार्ट क्या रखेगा, लोन में देगा। लेट्स अज्यूम 50%, तो 12.5 रिजर्व हो गया, 12.5 क्या हो गया, लोन। तो ये प्रोसेस ना चलता रहता है। अब होगा क्या देखो, पहले हमारे पास रिया के पास 100 रुपीज आए, ठीक है। फिर ध्रुव के पास कितने आए, ठीक है। फिर यहां पे जिसने इसे लोन दिया होगा उसके पास कितने आए, 12.5, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलता रह रहा है। मतलब आपके 100 रुपए के इनिशियल से ये 100 रुपए की मनी क्रिएट नहीं करता। कमर्शियल बैंक और पब्लिक का जो बिहेवियर है ना, वो उससे कुछ एन नंबर ऑफ टाइम्स मनी क्रिएट करता है। और दैट एन नंबर ऑफ टाइम्स मनी इज व्हाट, मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का मतलब है कि आपकी इकोनॉमी में पैसा कितना ज्यादा मल्टीप्लाई होता है। अब देखो समझना इसका सीन कैसे चलता है। आपकी पब्लिक जितना बैंक में पैसा ज्यादा रखेगी, मनी मल्टीप्लायर क्या होगा उतना, क्योंकि कमर्शियल बैंक उतना क्रिएट कर पाएगा। बात समझ आ रही है। आपकी पब्लिक बैंक्स में पैसा जितना कम रखेगी, उतना मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, कम, क्योंकि बैंक पैसा मल्टीप्लाई कर नहीं पाएगा। तो पॉइंट ये है बेटा, मनी मल्टीप्लायर सिंपल टर्म्स में होता है, जब आरबीआई इशू करता है करेंसी, तो तुषार वो करेंसी उतने की मनी सप्लाई क्रिएट नहीं करता, वो एक एन नंबर ऑफ टाइम्स मनी सप्लाई क्रिएट करता है, एंड दैट एन नंबर ऑफ टाइम्स इज व्हाट, मनी में। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मैंने 100 रुपए का इनिशियल करेंसी इशू करा, बट मनी क्रिएट हुआ 500 रुपए, तो मनी मल्टीप्लायर इज व्हाट, 5 टाइम्स। समझ आया। अब पॉइंट आता है मनी मल्टीप्लायर निकलेगा कैसे, तो उसके कुछ मेथड्स होते हैं। आपके सिलेबस में जो एक मेथड है वो हम पढ़ने वाले, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ आया, ठीक है। अभी स्टेप बाय स्टेप समझोगे, एक साथ सारा समझा दूंगा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट मैंने थोड़ी बहुत बातें इसमें बता दी। चलिए, तो पहले हम मनी मल्टीप्लायर में, आप ये लिख लेना बेटा, ये जो है 3 टाइम्स, दिस इज योर मनी मल्टीप्लायर। अब यहां लिख लो मनी मल्टीप्लायर क्या है, ऐसे लिखना जैसे लिख रहा हूं। सेंट्रल बैंक ने 100 रुपए की करेंसी इंट्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। इससे मनी सर्कुलेट होता है मल्टीपल टाइम्स, और ये कौन करता है, कमर्शियल बैंक। और ये जो मल्टीपल टाइम्स है ना, यही मनी मल्टीप्लायर होता है। सेंट्रल बैंक 100 रुपीज की करेंसी इंट्रोड्यूस करता है इन इकोनॉमी, मनी सर्कुलेट होता है मल्टीपल टाइम्स बाय द कमर्शियल बैंक, एंड इट क्रिएट्स टोटल क्रेडिट ऑफ ₹300। तो यहां पे मल्टीपल टाइम्स से मेरा क्या मतलब था,
जो 3 टाइम्स हुआ है वही आपका मनी मल्टीप्लायर है बेटा। ठीक है, अब मेन मुद्दे पे जा रहा हूं। ठीक है बेटा, अब ना आप एक काम करना, आप अपने पेज को हॉरिजॉन्टल कर लेना, फ्रेश पेज और पेज को हॉरिजॉन्टल कर लेना। अगर थोड़ा बहुत लिखा हुआ है तो उसी पेज में हो जाएगा, जैसे कशिश जी आपका हो जाएगा उत्तर पे, उसी पेज को हॉरिजॉन्टल कर लो। ठीक है, अगर आपका आधा भी हो गया तो फ्रेश पेज निकाल लेना प्लीज। अब ये चीज आपको समझ आ गई तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया, अब आपको सही से क्लैरिटी आएगी इस टॉपिक की। चलो लिखना, लाइन लिखना, मनी मल्टीप्लायर अप्रोच, मनी मल्टीप्लायर अप्रोच, नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन बीच में, अरे हॉरिजॉन्टल में ही नॉर्मल लाइन, हॉरिजॉन्टल करा, नॉर्मल स्टेटमेंट है। मनी मल्टीप्लायर अप्रोच considers 3 factors as determinants of money supply। अब देखो बेटा, कंबाइंड अप्रोच थी ना, उसमें कितने फैक्टर है, उसके अंदर भी 3 फैक्टर है। आपको पता है ऑलरेडी 3 फैक्टर कौन कौन से लोग थे उसमें कंबाइंड अप्रोच में, आरबीआई, सेंट्रल कमर्शियल बैंक और पब्लिक, ये 3 लोग थे ना, तो उन्हीं के लिए 3 डिटरमिनेंट्स है। मनी मल्टीप्लायर अप्रोच कंसिडर 3 फैक्टर्स एज डिटरमिनेंट ऑफ मनी सप्लाई। इसे आप 3 पार्ट में डिवाइड करो जरा जल्दी से। पहला लिखना बेटा, स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी और करेंसीज इशू बाय, करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक। एक ही पॉइंट है, दोनों नाम से आ सकता है। ये पहला फैक्टर है जिसमें मनी सप्लाई या मनी मल्टीप्लायर डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट, दूसरा होता है रिजर्व टू डिपॉजिट रेशो, शॉर्ट फॉर्म में से आरडीआर बोलते हैं बेटा, रिजर्व टू डिपॉजिट रेशो। ये सेकंड पॉइंट होता है जिससे मनी सप्लाई ज्यादा होगा या कम, ये डिपेंड करता है। और थर्ड आता है बेटा करेंसी टू डिपॉजिट रेशो, करेंसी टू डिपॉजिट रेशो जिसे सीडीआर बोलते हैं बेटा, करेंसी टू डिपॉजिट रेशो सीडीआर। तो देयर आर 3 फैक्टर्स जिससे आपका मनी सप्लाई अफेक्ट होता है। लिखा आपने, धीरे धीरे करके एक एक करके समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप आराम से। ठीक है, अब याद रखना समारा जी, एक इक्वेशन दी थी मैंने आपको, आप कह रहे हैं जो हाई पावर्ड मनी था, जो सेंट्रल बैंक लेता है, हाई पावर्ड मनी से वो था 100 रुपए, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे थे, मनी मल्टीप्लायर कितना था 3 टाइम्स, तो क्या निकलता था मनी सप्लाई, जो कितना निकला था 300। तो मैं बोल सकता हूं हाई पावर्ड मनी जो इंट्रोड्यूस हुई है मल्टीप्लाई बाय मनी मल्टीप्लायर, तो वैल्यू क्या आएगी कि टोटल मनी सप्लाई कितना हुआ है। ठीक है, अब पहला पॉइंट बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, फोकस से सुनना। पहला पॉइंट है स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी या फिर
जिससे बोलते हैं करेंसी इशूड बाय। बेटा मुझे सिंपल सी बात बताओ, अगर आरबीआई हाई पावर्ड मनी ज्यादा छाप रहा है तो अल्टीमेटली मनी सप्लाई क्या होगा, ज्यादा। यार अगर मैं इस बेस को बढ़ा दूं, ये बेस को बढ़ा दूं, इसे मैं 200 कर दूं, मनी मल्टीप्लाई 3 टाइम्स है, तो आपकी मनी क्रिएशन कितनी होगी, 600। मतलब अगर सेंट्रल बैंक हाई पावर्ड मनी ज्यादा इशू करेगा तो आलोक भाई मनी सप्लाई क्या होगा, ज्यादा। हाई पावर्ड मनी कम इशू होगा तो मनी सप्लाई क्या होगा, कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। तो पहला डिटर्मिनेंट जो है हाई पावर्ड मनी, याद रखना सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को पॉजिटिवली इफेक्ट कर सकता है बाय इन्फ्लुएंसिंग हाई पावर्ड मनी, बाय इन्फ्लुएंसिंग। बहुत बढ़िया, समझ आया ना, तो लिखो इसे जैसे मैं लिख रहा हूं, बस इतना ही लिखना बेटा। अगर सेंट्रल बैंक करेंसी इशू ज्यादा करेगा हाई पावर्ड मनी, तो मनी सप्लाई ज्यादा होगी। अगर सेंट्रल बैंक करेंसी इशू यानी हाई पावर्ड मनी कम करेगा तो मनी सप्लाई कम होगी। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकल कर आया, टोटल सप्लाई ऑफ मनी will vary directly with the supply, directly with the supply of high powered money। बेटा हाईलाइट कर लेना, डायरेक्टली वेरी करेगा। पहला डिटरमिनेंट क्लियर है, ऐसे बाकी तीनों भी। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार मीटिंग नहीं ज्वाइन करो बेटा, जल्दी से सेम लिंक से मीटिंग नहीं ज्वाइन करो। रिया जी कोई डाउट, ये सेंट्रल बैंक का बिहेवियर था। अब सेकंड कौन सा है, आरडीआर, रिजर्व टू डिपॉजिट रेशो, ये सुनो बेटा। हाँ बस हाँ जी भाई आ जाओ। बेटा नेक्स्ट आता है रिजर्व टू डिपॉजिट रेशो, आरडीआर। अब इसको समझने से पहले आपको मैं एक चीज बता दूं, ब्रैकेट में लिख लो बेटा, ये जो है कंट्रोल्ड बाय कमर्शियल बैंक होता है। ये क्या होता है बेटा, कंट्रोल्ड बाय। तो कंबाइंड अप्रोच में 3 लोग थे ना, सेंट्रल बैंक हाई पावर्ड को करेक्ट कंट्रोल करेगा, उससे मनी सप्लाई पॉजिटिवली इफेक्ट होगी। सेकंड है आरडीआर, ये कौन कंट्रोल करेगा, कमर्शियल बैंक। अब ये क्या होता है इसको समझना, ये आपने 12th में पढ़ा था, बस नाम थोड़ा सा बदल रहा है। सुनो ध्यान से समझना, रिजर्व टू डिपॉजिट रेशो। बेटा मान लीजिए ये एक कमर्शियल बैंक है, लेट्स अज्यूम एचडीएफसी बैंक, ठीक है, ये चीज समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एचडीएफसी बैंक में टोटल डिपॉजिट जो आता है, जो कंज्यूमर का टोटल डिपॉजिट है, वो आया लेट्स अज्यूम 100 रुपए। किसी भी कमर्शियल बैंक के पास जब टोटल डिपॉजिट आएगा ना, तो जरूर उसके 2 काम होते हैं। कितने काम होते हैं, बैंक जो है वो पैसा जो है सबसे प्राइमरी चीज वो लोन में देगा, लेकिन क्या सारा पैसा लोन में देगा बेटा, उसे सर्टेन अमाउंट ऑफ रिजर्व मेंटेन करने होते हैं बेटा, है ना। कुछ रिजर्व रखेगा भाई, कोई एक्सपेंसेस के लिए, कोई विड्रॉल्स आ गए, किसी ने अपना पैसा निकाल लिया, तो थोड़ा रिजर्व रखना पड़ता है। लेट्स अज्यूम ये रिजर्व जो है ये है 20%। तो बेटा लोन की कैपेसिटी कितनी है, 80%। यानी कि आप 80 रुपए लोन दोगे और 20 रुपए क्या रहेगा, रिजर्व। अच्छा ये सुन लेना बेटा, इस रिजर्व को आपने बचपन में पढ़ा था, इसे बोलते थे
लीगल रिजर्व रेशो। जिन बच्चों ने पढ़ा था बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा सुन लो। इसे बोलते हैं LRR, लीगल रिजर्व रेशो। लेकिन आपकी बुक में ये नाम नहीं है, आपकी बुक में कहीं भी ये नाम नहीं लिखा हुआ। LRR अब आपको कंसिडर नहीं करना, वैसे LRR बोलते हैं। आपकी बुक में इसे बोला जाता है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो। क्या बोला जाता है? RRR। क्या बोला जाता है बेटा? हाँ, वो नाटो नाटो वाला नहीं, ठीक है। LRR इसको 12th में बोलते थे, LRR भी होता है, लेकिन अभी आपकी मॉड्यूल में से RRR लिखा है, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो। ठीक है मेघना, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो क्लियर है बेटा? जितना अमाउंट ऑफ डिपॉजिट आप अपने पास रिजर्व रखते हो, और अभी हमने 20% रखा। अच्छा, लोन वाले को तो साइड कर दो, ये तो चला गया। मैं बात कर रहा हूं रिजर्व की। बेटा इस रिक्वायर्ड रिजर्व में दो रिजर्व आते हैं। ये जो रिक्वायर्ड रिजर्व बैंक को रखना होता है ना, इसमें कितने रिजर्व आते हैं? दो। एक आता था कैश रिजर्व रेशो, जिसे CRR बोलते थे, और एक आपने पढ़ा था स्टैच्यूटरी, हाँ जो तुम्हें आता है उसमें तुम फालतू बोलने लग जाते हो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसे क्या बोलते थे? SLR। ठीक है आलोक भाई, आपने 12th में पढ़ा था, कमर्शियल बैंक के पास जब भी डिपॉजिट आता है उसके दो काम, या तो वो लोन देगा या वो क्या रखेगा। बेटा इस रिजर्व को 12th में लीगल रिजर्व रेशो बोलते थे, CA में इसे रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो के नाम से बोला गया। दूसरी बात, इस रिजर्व में दो पार्ट होते हैं, एक होता है कैश रिजर्व रेशो CRR। आजा आजा, अबे कहां जा, ये तो रीच है। आप बैग रखोगे तो लेने ही जाएगा। नहीं ना, वो तुम्हारा बैग है, रखो रखो। क्या आराम से रखो। हाँ वही बोल रहा हूँ, आराम से रखो, प्यार कर दो उसे थोड़ा, ले 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 ले, ऐसे ही कर। मुझे लगता है आज से हम क्या करेंगे ना, सुनो, जैसे मैं ग्रुप में मैसेज डालूंगा कि क्लास है 10 बजे, ठीक है, मैं बोलूंगा क्लास है 10 बजे, तो सब समझ जाना कि क्लास है 11 बजे। इसके अलावा अभी सुन लिया बेटा, थोड़ी शर्म कुछ है तेरे को? है कुछ थोड़ी? सारी पेज खाई थोड़ी है बेटा, थोड़ा मतलब 11:30 का 11:45 चलता है, जिस टाइम पे चल मैं आया तब तक चलता है। ये थोड़ी है भाई तू 12:45 पे आ रहा है भाई, मतलब घर वाली बात है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है तू पूरा ही फ्रेंडली हो रहा है। क्या समझेगा तू बता, मैं समझा भी नहीं रहा। हाँ बाकी बच्चे सुनो बेटा, बाकी बच्चे इसको इग्नोर करो, नलायक। अच्छा, रिजर्व के दो पार्ट होते हैं, CRR SLR। अब देखिए हम CRR SLR क्या होता है बेटा, समझ। बेटा CRR होता है, हाँ भाई हाँ बिल्कुल, वो बच्चे भी समझ गए। बच्चा कमेंट कर रहा है, कह रहा साजिद आ गया सर, उन्हें पता है एक ही बच्चा है। हाँ, CRR होता है वो रिजर्व का पार्ट जो HDFC बैंक को किसके पास रखवाना पड़ता है बेटा? सेंट्रल बैंक। ये काइंड ऑफ आप समझो एक प्रोटेक्शन मनी का हफ्ता है। RBI कहता है भाई देख, अगर तुझे कभी भी फ्यूचर में काम पड़ेगा ना, तो मैं तेरे पास खड़ा रहूंगा, लेकिन फिर याद रखियो तुझे हर डिपॉजिट का एक परसेंटेज मुझे डिपॉजिट कराना है, वो परसेंटेज मैं बता दूंगा। मान लो अभी ये 20 है, तो इसने RBI ने कितना बोला, कितना रखवाना है? 10। तो आपको 10% ऑफ योर टोटल डिपॉजिट मेरे पास रखवाना है एज कैश रिजर्व रेशो। और जब आपको फ्यूचर में हेल्प की जरूरत पड़ेगी, कभी इमरजेंसी आ गई, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, तो मैं आपके लिए काम करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। अच्छा, एक और रिजर्व का पार्ट होता है विच इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जो लिक्विड फॉर्म में HDFC अपने पास रखेगा। यानी HDFC किसके पास रखेगा? इटसेल्फ। लेट्स अज्यूम ये भी क्या है बेटा? 10%। पहले बताओ ये समझ आया? खुशी क्लियर है? डिपॉजिट के कितने पार्ट बेटा? दो। एक पार्ट आप क्या रखोगे? लोन। और एक पार्ट क्या रखोगे? रिजर्व को बोलते हैं रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, जिसके दो पार्ट है, CRR एंड CRR होता है वो टोटल डिपॉजिट का पार्ट जो कमर्शियल बैंक डिपॉजिट करता है किस पे? RBI। और SLR होता है वो टोटल डिपॉजिट का पार्ट जो वो रखता है अपने पास लिक्विड फॉर्म में, वो गोल्ड फॉर्म में रखे, सिक्योरिटी की फॉर्म में रखे, कैश की फॉर्म में रखे, व्हाटएवर। समझ आया?
पक्की बात, कोई दिक्कत? अब देखो, टोटल डिपॉजिट कितना था? 100। आपने रिक्वायर्ड रिजर्व, रिजर्व कितना रखा? रिक्वायर्ड रिजर्व 20, मतलब 20%। इसे बोलते हैं रिजर्व टू डिपॉजिट रेशो। मतलब रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो था ना, उसी का नाम होता है रिजर्व टू डिपॉजिट। मतलब आप अपने डिपॉजिट में से कितना रिजर्व रखते हो। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, थोड़ा बिल्कुल फोकस से। भाई ये गुस्से में लग रहा था, इसको उठानी कॉल करनी, बच गया तू। अगर तू बोलता ना ये सर पिटता। हाँ, अब सुनना, अगर कमर्शियल बैंक अपने पास ये डिपॉजिट, ये रिजर्व वाला डिपॉजिट ज्यादा रखेगा, तो वो लेंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? उसकी कम हो जाएगी। हाँ जी, अच्छा अच्छा, सुनो सुनो ध्यान से। अगर कोई कमर्शियल बैंक अपने पास रिजर्व टू डिपॉजिट रेशो ज्यादा मेंटेन कर रहा है, रिजर्व ज्यादा रख रहा है, तो बेटा वो लोन क्या दे पाएगा? कम। तो यहां से जो क्रेडिट मनी क्रिएट होता है ना, क्रेडिट मनी क्या क्रिएट होगा? कम। भाई वो लोन ही नहीं दे पा रहा तो क्रेडिट मनी कम क्रिएट होगा। और अगर कोई कमर्शियल बैंक ये रिजर्व्स बहुत कम रखेगा, तो बेटा वो लोन क्या दे पाएगा? जिससे क्रेडिट मनी क्या होगी? जिससे मनी सप्लाई क्या होगी? तो यहां पे रिलेशन कैसा है? इनवर्स। कैसा रिलेशन है? इनवर्स। अगर आप ज्यादा रिजर्व टू डिपॉजिट रखोगे, मतलब आप ज्यादा डिपॉजिट में से ज्यादा रिजर्व रख रहे हो, तो लोन कम दोगे, क्रेडिट मनी कम होगा, मनी सप्लाई कम होगा। अगर आप रिजर्व कम मेंटेन करोगे तो लोन ज्यादा दे पाओगे, क्रेडिट मनी ज्यादा होगा, एज अ रिजल्ट मनी सप्लाई भी ज्यादा। बात समझ आ रही है बेटा? अगर आप वहां पे 50 रुपए रिजर्व रख रहे हो, तो लोन तो 50 का ही दे पाओगे, तो मनी सप्लाई कम हो गया, वाइस वर्सा। क्लियर? ये बात समझ आई? अच्छा, एक और एक्स्ट्रा चीज बता दूं जो बाद में आएगी। अब ये जो सीआरआर और एसएलआर है ना, कितना कितना परसेंट है? 10-10। रिक्वायर्ड रिजर्व कितना है? 20। बेटा ये मिनिमम रिजर्व होता है। मतलब आरबीआई कहता है कि 20% आपको मिनिमम, 10% मुझे देना है और 10% तुझे रखना है, ये मिनिमम लिमिट है। क्या मैं 8 रख सकता हूं? क्या मैं 12 रख सकता हूं? यस। वो तो कह रहा है भाई मुझे 10 मेरे पास रख, 10 अपने पास रख। लेकिन मेघना अगर मैं चाहूं तो बेटा मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं, 20 अपने पास रखूं, 20 उसको दे दूं। मतलब दिस लिमिट इज मिनिमम। अब सुनना, आरबीआई ने मुझे बोला कि आपको 20% का रिजर्व टू डिपॉजिट रेशो होल्ड करना है। मैंने कहा ओके आरबीआई, दिस इज द मिनिमम लिमिट। भूमि मैंने बोला, एचडीएफसी ने बोला कि मैं तो जी और ज्यादा प्रूडेंस पे बिलीव करता हूं कि लॉस वॉस ना हो जाए फ्यूचर में, तो मैं तो 30% का रिजर्व मेंटेन करूंगा एक्चुअल। ये कौन सा रिजर्व है? एक्चुअल रिजर्व टू डिपॉजिट। ये आरबीआई ने गाइड करा था, ये एक्चुअल आरडीआर है। ये जो एक्सेस कितना आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है, इसे बोलते हैं ईडीआर, विच इज एक्सेस टू डिपॉजिट रेशो। जितना आप मिनिमम से ज्यादा रखते हो, दैट इज कॉल्ड एक्सेस टू डिपॉजिट रेशो। और ये भी सेम बिहेवियर रखता है, नेगेटिव। अगर आप एक्सेस रिजर्व ज्यादा रखोगे तो आप क्रेडिट मनी क्या क्रिएट कर पाओगे? कम। मनी सप्लाई कम हो जाएगा। अगर आप एक्सेस रिजर्व रख ही नहीं रहे, बिल्कुल कम रख रहे हो एक्सेस रिजर्व, तो आप मनी सप्लाई क्या क्रिएट कर पाओगे? ज्यादा। तो सेम आरडीआर का भी नेगेटिव रिलेशन था, ईडीआर का भी कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। आई होप दिस इज क्लियर। वेरी गुड। तो अब हम यहां पे जाते हैं, ये नोट आप लिखोगे अभी, लेकिन बाद में, ये अगले मॉनेटरी पॉलिसी में आएगा दोबारा, या अभी लिख लेना। चलो पहले मैं ये तीनों को लिखवा दूं, उसके बाद। ठीक है, ये नोट अभी हम बाद में लिखेंगे, ठीक है? इधर आ जाओ। हाँ जी, लिखना बेटा। सबसे पहले आरडीआर का फॉर्मूला होता है रिजर्व डिवाइडेड बाय डिपॉजिट। हमने रिजर्व रखे थे 20 के, डिपॉजिट था 100 का, इंटू 100 करोगे 20% आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2, आरडीआर रिप्रेजेंट्स the behavior of commercial banks
RDR represents the behavior of commercial banks in determining money supply through credit creation. RDR represents the behavior of commercial bank in determining money supply through credit creation. Point number 3, reserve to deposit ratio has inverse relationship with मनी सप्लाई. नीचे मैं लिख देता हूं कैसे. अगर आप आरडीआर रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो ज्यादा रखोगे, इसकी वजह से मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आप रिजर्व क्या मेंटेन कर रहे हो, ज्यादा, तो आप की जो लेंडिंग्स है वो क्या हो जाएगी, कम, जिसकी वजह से क्रेडिट मनी क्या हो जाएगा बेटा, आप क्रेडिट मनी कम क्रिएट कर पाओगे, जिसकी वजह से मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम. वाइस वर्सा, अगर मैं आरडीआर को लो रखता हूं, मतलब बैंक्स अपने रिजर्व क्या रख रहा है, कम रख रहा है, तो वो लोन क्या दे पाएगा, लेंडिंग्स हाई हो जाएंगी, क्रेडिट मनी भी क्या क्रिएट कर पाएगा, ज्यादा, और मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, ज्यादा. ठीक है आलोक भाई, क्लियर है. तो यहां पे पहला स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी, इसका डायरेक्ट रिलेशन था. रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो जो कमर्शियल बैंक करता है उसका इनवर्स रिलेशन है. थर्ड एक पॉइंट बच गया, उसको जल्दी से देखते हैं. नेक्स्ट आता है करेंसी डिपॉजिट रेशियो. पहले तो इसके ब्रैकेट में लिख लो बेटा, सीडीआर कौन कंट्रोल करता है, सीडीआर कंट्रोल्ड बाय द पब्लिक. ये किसका बिहेवियर है, पब्लिक का. कंबाइंड बिहेवियर में 3 लोग थे, पहला कौन था, आरबीआई. आरबीआई किसको कंट्रोल करता है, हाई पावर मनी, मनी सप्लाई के साथ कैसा रिलेशन, पॉजिटिव. सेकंड किसका बिहेवियर था, कमर्शियल बैंक, वो क्या करता है, आरडीआर रिजर्व टू डिपॉजिट, रिजर्व्स को मेंटेन करता है, रिलेशन कैसा था मनी सप्लाई के साथ, इनवर्स. थर्ड आता है क्या, सीडीआर करेंसी टू डिपॉजिट. इसमें हम बिहेवियर देखेंगे पब्लिक का. अब एक वर्ड में खत्म करता हूं, सुनो. करेंसी टू डिपॉजिट, वर्ड क्या है, करेंसी टू, मतलब एक व्यक्ति आपकी इकोनॉमी में कितना पैसा करेंसी की फॉर्म में होल्ड करता है अपने पास. अब सिंपल सी बात है अनस, अगर तेरे पास जो पैसा आया तू ज्यादा पैसा करेंसी पे होल्ड कर रहा है, तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा क्या रखेगा, कम रखेगा. तू कह रहा नहीं भाई मैं तो कैश पे बिलीव करता हूं, मैं कैश मेंटेन करूंगा, तो बेटा बैंक को पैसा नहीं दोगे ना, तो कमर्शियल बैंक क्रेडिट मनी क्या क्रिएट कर पाएगा, कम, मनी सप्लाई कम होगा. अगर आप अपने पास बिल्कुल भी पैसा होल्ड नहीं करते, सारा पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हो, तो वो डिपॉजिट से क्रिएट कर पाएगा क्रेडिट मनी ज्यादा, मनी सप्लाई क्या होगा, ज्यादा. तो सिंपल सा रूल है, सीडीआर के साथ भी कैसा रिलेशन है, इनवर्स. तो आपको याद क्या करना है, हाई पावर्ड मनी पॉजिटिव, आरडीआर और सीडीआर नेगेटिव. लिखते हैं भाई से. पहले तो सीडीआर का फॉर्मूला क्या होता है, करेंसी टू डिपॉजिट. CDR represents the behavior of general public, the behavior of general public in determining money supply. Third point, CDR has inverse relationship
in the money supply. वंश क्लियर है बेटा? बेटा आपको क्लियर है? पीछे शुभम, आलोक, आयुष, ये बेटा आपके तीनों डिटर्मिनेंट्स हो गए हैं जिससे मनी सप्लाई अफेक्ट होता है। अब इसका कंक्लूजन, अब वो वाला पेज खत्म करो, नॉर्मल पेज पे आ जाओ। अगर किसी का प्रीवियस पेज बचा होगा तो आप वहां पे भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट डालो बेटा, नोट नंबर 1। एनालिसिस, हाँ अब नॉर्मल वर्टिकल आ जाओ। एनालिसिस बता रहा हूं अभी तक तीनों पॉइंट का। पहला पॉइंट, सप्लाई ऑफ हाई पावर्ड मनी। बेटा किसका बिहेवियर था? सेंट्रल बैंक का। सेकंड, रिजर्व टू डिपॉजिट रेशो, जिसे हम आरडीआर बोलते हैं, ये किसका बिहेवियर था? ये था कमर्शियल बैंक का। थर्ड हो गया करेंसी टू डिपॉजिट रेशो, सीडीआर, ये था जनरल पब्लिक का बिहेवियर। अच्छा एक फोर्थ पॉइंट और बता दिया था, एक्सेस रिजर्व रेशो, ईआरआर, जो अगेन किसका बिहेवियर था? ये कमर्शियल बैंक की कॉल होती है कि वो मिनिमम से कुछ ज्यादा रखना चाहे तो नहीं, ठीक है। रिजर्व टू डिपॉजिट के अलावा आप जितना भी एक्स्ट्रा रखते हो दैट इज एक्सेस। सेंट्रल बैंक ने बोला मिनिमम सीआरआर एसएलआर मिला के 20 रखना है, आपकी कॉल, आपने रख दिया 30, तो जो 10 का एक्स्ट्रा है दैट इज कॉल्ड ईआरआर, एक्सेस रिजर्व रेशो, ठीक है। इसका जो है पॉजिटिव रिलेशन है मनी सप्लाई के साथ, और बाकी तीनों का क्या था? नेगेटिव रिलेशन था विद मनी सप्लाई। क्लियर है बेटा? भूमि जी को डाउट? बेटा नोट नंबर 2 ये बना लो, जल्दी से बनाना प्लीज। ये आपका नोट नंबर 2 हो जाएगा। वही नोट बनाया, दिखाइए ये वाला। साजिद भाई आपकी गर्लफ्रेंड है? मैं पूछ रहा हूं, बनेगी भी नहीं? 2.5 घंटे तो तू वेट करा देगा उसे, नहीं हो पाएगा। टाइम पर आएगा बेटा प्लीज। रात में कहीं गया था? रात में मत जाएगा बेटा कहीं, दिल्ली सेफ नहीं है रात को।
दिल्ली सेफ नहीं है भाई। हाँ भाई वही, टाइम पे आया कर बेटा प्लीज। भाई मैं आज समझा दूंगा, आज के बाद नहीं बोलूंगा। ओए अच्छा, अभी मैं क्लास के बाद बात करता हूँ। हो गया नोट? आ जाओ भाई नेक्स्ट चीज। हेडिंग डालो बेटा, कंप्यूटेशन ऑफ मनी सप्लाई। लास्ट टॉपिक, चैप्टर खत्म। एक सेकंड। हेडिंग डालो, कंप्यूटेशन ऑफ मनी सप्लाई। नोट 1 दिखा दीजिए बेटा, कितना बार दिखाओ। समेरा जी फॉर्मूला मनी सप्लाई का भी बताया था ऊपर, याद है कुछ? मनी सप्लाई का फॉर्मूला मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने अभी अभी बताया था, लिख लेना बेटा दोबारा। मनी सप्लाई होता है मनी मल्टीप्लायर इनटू मॉनेटरी बेस। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज होता है, बहुत सिंपल है। मनी सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है? मनी मल्टीप्लाई इनटू मॉनेटरी बेस। अब ये क्या फॉर्मूला? अरे यार ये तो रहा, ये वाला याद है? ये है मनी सप्लाई, ये है मनी मल्टीप्लायर, और मनी मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करते थे किससे? उसे बोलते हैं मॉनेटरी बेस। मतलब जितना पैसा आपने इंजेक्ट करा, इंट्रोड्यूस करा इकोनॉमी में। तो यहां पे सिंपल टर्म्स में बोलूं बेटा, मनी सप्लाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, कैपिटल एम, कैपिटल एम। मनी मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, और मॉनेटरी बेस को कैपिटल एम बी से। ठीक है, न्यूमेरिकल आएगा, इससे ध्यान रखना। मनी सप्लाई होता है मनी मल्टीप्लाई इनटू मॉनेटरी बेस। अच्छा, मॉनेटरी बेस के ऊपर तो कोई डिस्कशन है नहीं, ये बेटा आपको डायरेक्टली दिया होगा। मॉनेटरी बेस कितना है? ये आपकी हो गई करेंसी इन सर्कुलेशन। ये क्या हो गई? करेंसी इन, ये आपको डायरेक्टली एक नंबर से मेरा दिया होगा, 100, 200, 500 वट एवर। मेन पॉइंट है मनी मल्टीप्लायर का। बेटा मनी मल्टीप्लायर डायरेक्टली नहीं दिया होता। तो अब जो कहानी है ना, वो इसी की। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, अगर आपको ऊपर वाली बात समझ आई ध्यान से बेटा। फॉर्मूला होता है 1 + CDR डिवाइडेड बाय RDR प्लस CDR प्लस ERR। ये आपका मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे? मॉनेटरी बेस से। और पेपर में या तो आपको डायरेक्टली मनी सप्लाई निकालने भी आ सकता है, तो पूरा फॉर्मूला लगाइएगा। रिया जी क्या पता आपको सिर्फ मनी मल्टीप्लायर पूछ ले, तो बस फिर इतना फॉर्मूला निकाला, मनी मॉनेटरी बेस से मल्टीप्लाई मत करना उसे। अब पेपर का क्वेश्चन लिखो बेटा। एग्जाम्पल, RDR दिया है 20%,
CDR दिया है 28%, ERR दिया है 1%। आपको बोला है मनी इन सर्कुलेशन जो है वो है 35.7 लाख करोड़। एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा ये, सीए वालों का। सीएमए वालों को तो जनरली इतना ज्यादा नहीं आता, बट वो फॉर्मूले पे आ जाता है कि फॉर्मूला बता दो, मनी सप्लाई का फॉर्मूला बता दो। कैलकुलेट मनी मल्टीप्लायर एंड मनी सप्लाई। स्मॉल एम कैपिटल एम दोनों निकालने, फटाफट लगाओ भाई। पहले मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाना, 1 प्लस CDR डिवाइडेड में CDR प्लस ERR प्लस RDR, सबको ऐड करना है। ये वैल्यू जैसे लेना 0.2, 0.28, 0.01, क्योंकि परसेंट में ना डिवाइड बाय 100 करेंगे। करो पुट फटाफट, कैलकुलेटर से निकालो जल्दी, 1 मिनट। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा आंसर निकालो फटाफट, बताओ। मनी मल्टीप्लायर भी बताओ और मॉनिटरी भी, मनी सप्लाई भी बताओ। 2.15 टाइम्स मनी मल्टीप्लायर है। हाँ, फिर वो निकालो मनी इन सर्कुलेशन। दोनों निकालो फटाफट। ये कितना आ रहा है? 1.28, नीचे प्लस करना 0.58। अबे ये 0.49 आएगा बे। बेटा क्या क्या ऐड कर दिया तुमने? 0.28 प्लस 0.20 प्लस 0.1। यार ये दोनों तो हो गया 0.48, और ये 0.01, 0.49 ही तो आएगा। कैलकुलेटर से भी ये कर रहे हो क्या तुम अब? यस सर, 0.38 आ रहा है बेटा। 38 क्या आ रहा है? नहीं नहीं, मनी मल्टीप्लायर तो बताओ पहले कितना आएगा। 2.61 टाइम्स। मतलब आप इकोनॉमी में जितना भी पैसा डालोगे वो 2.61 टाइम्स जनरेट हो जाएगा, क्योंकि आपका CDR RDR ERR इस तरीके से। मुस्कान जी हमने क्या निकाला है? हाँ स्वास्तिक बिल्कुल करेक्ट है। अब हम निकालेंगे मनी सप्लाई। बेटा वो होता है मनी मल्टीप्लायर इनटू मॉनेटरी बेस। 2.61 टाइम्स जनरेट हो रहा है, और मनी मल्टीप्लायर 35.7 लाख करोड़ है ना। तो बस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है? 93 पॉइंट लाख करोड़ में लगेगा बेटा। कोई दिक्कत? समझ आया? और आप चेक कर सकते हो जब बेटा ये आप रिजर्व्स को इंक्रीज करोगे ना, मतलब जैसे आप अगला क्वेश्चन में इसको 30, 10 से बढ़ाओगे 2, जब आप रिजर्व बढ़ाओगे तो अपने आप मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा और अपने आप मनी सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि सीडी इन सबका इनवर्स रिलेशन था ना, याद है भावना आपको? तो जब आप रिजर्व ज्यादा मेंटेन करोगे मनी मल्टीप्लायर और ये कम हो जाएगा। चलिए रुक जाओ भाई, एक चेक कर लूं मैं। न्यूमेरिकल करा, इंपॉर्टेंट नोट लिखो। नंबर 1,
लोअर द रेशोज CDR and RDR, comma, higher the M. Lower the ratios, higher the money multiplier, and hence higher the money supply, capital M. वो स्मॉल एम है मनी मल्टीप्लाई, कैपिटल एम है मनी सप्लाई. सेकंड पॉइंट लिखो, हायर द रेशोज, कॉमा, लोअर द मनी मल्टीप्लायर, एंड हेंस लोअर द मनी सप्लाई. और तीसरी बात, फॉर्मूला था मनी सप्लाई होता है मनी मल्टीप्लायर इनटू मॉनेटरी बेस. तो मनी मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला हो सकता है बेटा, मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय मॉनेटरी बेस. ये भी एमसीक्यू में पूछ सकता है वो. तो मनी मल्टीप्लायर के दो फॉर्मूले हुए, एक तो 1 प्लस CDR अपॉन में CDR प्लस RDR प्लस ERR, और एक फॉर्मूला बन गया क्या, मनी सप्लाई कितना क्रिएट हुआ है, कितने मॉनेटरी बेस से हुआ है, तो जो मल्टीप्लायर होगा वो आ जाएगा. नोट नंबर 2 एक और डाल दो बस, ये लास्ट है. मनी मल्टीप्लायर वर्सेस क्रेडिट मल्टीप्लायर. मनी मल्टीप्लायर वर्सेस क्रेडिट मल्टीप्लायर. नहीं बेटा, दोनों सेम नहीं होते. आपने सेम पढ़े थे बचपन में, आपको बताया था सेम होते नहीं होते. मनी मल्टीप्लायर और दूसरा होता है क्रेडिट मल्टीप्लायर. भाई दोनों में कंफ्यूज मत होना बेटा. मनी मल्टीप्लायर जो होता है ना, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो मनी सप्लाई के लिए होता है. किसके लिए होता है, ये बताता है टोटल मनी सप्लाई कितना टाइम्स क्रिएट होगी. क्रेडिट मल्टीप्लायर सिर्फ और सिर्फ कौन सी मनी के लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट मनी के लिए होता है. सर मतलब क्या, अरे बेटा ध्यान से सुनियो, मनी मल्टीप्लायर किसके लिए होता है टोटल. मनी सप्लाई क्या होती है, मनी सप्लाई में हाई पावर्ड भी आता है जो सेंट्रल बैंक करता है, और क्रेडिट मनी भी आता है तो कौन करता है, कमर्शियल बैंक. क्रेडिट मल्टीप्लायर बस सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, जो कमर्शियल बैंक क्रेडिट मनी क्रिएट करता है ना उसके लिए, कि इनिशियली कितना डिपॉजिट आया और एट द एंड आपने कितना मनी सप्लाई बनाया, क्रेडिट वाला, सिर्फ क्रेडिट वाला. दूसरी बात बेटा, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला तो आपको याद है ना, 1 प्लस CDR डिवाइडेड में CDR प्लस RDR प्लस ERR. लेकिन इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, वो होता है 1 डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो. और करके आप 1 डिवाइडेड में CRR प्लस SLR भी कर सकते हैं. क्लियर है. आज के लिए इतना ही, चैप्टर होता है खत्म. अब हमारा थर्ड टॉपिक क्या बच गया, बस मॉनेटरी. एक क्लास में आपको मॉनेटरी पॉलिसी रैप अप करा दूंगा, तो मनी मार्केट खत्म हो जाएगा हमारा. किसी को कोई डाउट यहां तक, एकदम ठीक है बेटा. चलिए आप प्लीज इसे अच्छे से रिवाइज कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछिएगा. सर ये की क्लास है, नहीं नहीं मैम ये CS की क्लास नहीं है, ये अभी CA वाली चल रही है, आपका भी थोड़ी देर में स्टार्ट कर रहे हैं बस. बेटा उसके लिए मैं बता दूंगा, अभी इसमें से भी एक यूनिट बचा है. हाँ भाई CMA वाले,
अगली क्लास बेटा मॉनेटरी पॉलिसी में मिलेंगे। उसके बाद आपको मैं अलग से बताऊंगा, इसका एक चैप्टर बचा है वो करवाना है, और पेस्टल एनालिसिस बचा है, और एक फर्स्ट चैप्टर है वो तो कंबाइंड में ही पढ़ा दूंगा। हाँ फर्स्ट में भी अलग है, पीपीसी वगैरह अलग है, वो मैं बता दूंगा।